नमस्कार। एक कहावत तो सबने सुनी होगी कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। भाई ऐसा कहते क्यों है? क्योंकि भारत का जो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है ना, उत्तर प्रदेश, उसकी राजनीति अक्सर पूरे देश की दिशा तय कर देती है। और इस पूरी राजनीति के सेंटर में है मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो चलिए आज इस शक्तिशाली पद के दिलचस्प इतिहास को जरा खंगालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन से चेहरे हैं जो भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक कुर्सियों में से एक पर बैठे हैं। अब तक कुल 20 लोग, जी हां, सिर्फ 20 लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन इन्हीं 20 चेहरों की कहानी में यूपी की पूरी सियासी यात्रा छुपी हुई है। तो फिर इस कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। हमारा ये सफर शुरू होता है भारत की आज़ादी के ठीक बाद, जब संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। और ये हैं गोविंद बल्लभ पंत। 26 जनवरी 1950, वो तारीख जब ये नए नए बने राज्य उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है। अब जो शुरुआती दौर था ना, उसमें यूपी की सियासत में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा था। ये एक लंबे और काफी स्थिर शासन का दौर था। देखिए, शुरू में काफी स्थिरता थी। गोविंद बल्लभ पंत के बाद संपूर्णानंद आए, फिर चंद्रभानु गुप्ता और फिर सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी। ये सब के सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। मतलब एक ही पार्टी ने लगभग 17 साल तक लगातार राज किया। लेकिन 1960 के दशक के आखिर तक आते आते राजनीति की हवा बदलने लगी थी। एक पार्टी के शासन का जो दौर था वो अब खत्म होने वाला था। और फिर साल आया 1967, जब एक बहुत बड़ा मोड़ आया। भारतीय क्रांति दल के चरण सिंह राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ये कांग्रेस के मजबूत किले में पहली बड़ी दरार थी और यहीं से यूपी की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। इस बदलाव ने एक बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब अस्थिरता पैदा कर दी। तो अब सवाल ये था कि भाई, जब कोई भी पार्टी एक स्टेबल सरकार बना ही ना पाए तो फिर होता क्या है? इसका जवाब था राष्ट्रपति शासन। आसान भाषा में कहें तो राज्य सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता था और केंद्र सरकार सीधे कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती थी। और आने वाले सालों में यूपी में ये चीज बहुत आम होने वाली थी। 1970 और 80 का दशक तो एक राजनीतिक हिंडोले जैसा था। मुख्यमंत्री इतनी तेजी से आ जा रहे थे मानो म्यूजिकल चेयर चल रही हो। बार बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ रहा था। मतलब ये साफ था कि यूपी की राजनीति एक बड़े मंथन के दौर से गुजर रही है। इसके बाद आया 1990 का दशक, एक ऐसा दशक जिसने यूपी की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मंडल और मंदिर का दौर था। एक तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति थी तो दूसरी तरफ धार्मिक पहचान की। और इसी माहौल में पैदा हुए शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता। और इस नए दौर के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी थे मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह और मायावती। इन तीनों ने आने वाले कई दशकों तक यूपी की पूरी राजनीति को अपने इर्द गिर्द ही घुमाया। तो अब यूपी की जो सियासी जंग थी वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तिकोना मुकाबला बन चुकी थी। कांग्रेस का जो एक छत्र राज था वो अब बस इतिहास की किताबों में रह गया था। चलिए अब कहानी को 21वीं सदी में आगे बढ़ाते हैं। इस दौर में कुछ नए चेहरे सामने आए और कुछ पुराने दिग्गजों ने नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड्स बना डाले। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पीढ़ीगत बदलाव देखने को मिलता है। एक तरफ यूपी की राजनीति के पुराने दिग्गज मुलायम सिंह यादव और दूसरी तरफ उनके बेटे अखिलेश यादव, जो 2012 में मुख्यमंत्री बनकर एक नई पीढ़ी के चेहरे के तौर पर उभरे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4। ये संख्या है जितनी बार एक मुख्यमंत्री ने शपथ ली। और ये रिकॉर्ड है बहुजन समाज पार्टी की मायावती के नाम। इतना ही नहीं, एक समय पर सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था। ये दिखाता है कि यूपी की राजनीति पर उनका कितना गहरा असर रहा है। और ये कहानी हमें आज तक ले आती है। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, जो राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार मार्च 2017 में ये पद संभाला था। तो इस पूरी सियासी यात्रा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे यूपी की राजनीति एक पार्टी के दबदबे से निकलकर कई ध्रुवों वाले मुकाबले में बदल गई। हमने शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं को उभरते देखा और हमने स्थिरता के लंबे दौर भी देखे और जबरदस्त उठापटक वाले भी। 75 साल के इस उतार चढ़ाव भरे इतिहास के बाद अब सवाल यही है कि भारत के सबसे बड़े राज्य में नेतृत्व का भविष्य कैसा दिखेगा?
क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा या फिर कोई बिल्कुल नया अध्याय लिखा जाएगा?